जैन साहब के साथ आज राजस्थान चैम्बर उपलब्ध है बात करने के लिए, जहां हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और इंडस्ट्रीज फ्रेंडली पॉलिसी कैसे हो। तो जैन साहब, आपके इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को आप एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज़ सर। अच्छा है जी, मेरा नाम तो KL जैन है जी सर, और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौभाग्य से मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले करीब 54 साल तक मैं इसका मार्ग महासचिव था, अभी अध्यक्ष हूँ। राजस्थान को मैंने बालकाल से ही इसकी उद्योग की जो क्षमता है उसको अच्छे तरह से समझा है। मेरा मानना है कि राजस्थान में जितने संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं उनका दोहन अभी भी बड़ी गुंजाइश, जी, चाहे वो खनिज का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि और कृषि आधारित उद्योग लगने का प्रश्न हो, चाहे यहाँ का हस्तशिल्प हो, हाथकरघा हो या अन्य स्रोत हो, और नए जो आजकल आजीविका आई है औद्योगिक में डिजिटलाइजेशन की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जी, उसके लिए भी हमारे यहाँ कौशल विकास के माध्यम से युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। राजस्थान चैम्बर के साथ भी युवा विंग है और युवा महिला एंटरप्रेन्योर विंग भी है जी, और उसमें बहुत कुछ अधिक संख्या में जो व्यक्ति और बहन हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तीर्ण हो रही हैं। जी, अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार को पुरानी नीतियाँ, चाहे वो रिप्स की नीति हो, चाहे ऊर्जा की नीति हो, चाहे कृषि के आधारित उद्योगों की नीति हो, इन नीतियों में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और संभावनाएं देख रहे हैं? अभी जो भजनलाल जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें क्या उम्मीदें हैं? अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एज पर इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्या कमियां हैं जो गवर्नमेंट को सुधार करनी चाहिए एज पर पॉलिसिंग में? ऐसा है जैसे रिप्स की जो योजना है जी, इंडस्ट्रियल रिको की, उसमें बहुत सी खामियां हैं। उन खामियों को समीक्षा करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं महसूस किया है कि बड़ी जटिल समस्या है। इसमें किसी को अनुदान मिलना या सब्सिडी मिलना बड़ी पेचीदगी का प्रश्न है। वो स्वयं सोचते हैं कि इसको दोबारा रिविजिट करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपने कल देखा होगा, कल कैबिनेट मीटिंग में उनकी थी, उसमें उन्होंने कहा सौर ऊर्जा की नीति को दोबारा वो रिविजिट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की और बहुत अधिक संभावना है। जी, यहाँ तक संभावना है कि 50,000 गीगावाट तक की क्षमता राजस्थान में के अंदर है। जी, और इसीलिए वो नए सिरे से इन योजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करके, जिससे इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। जी, अभी इन्वेस्टमेंट समिट भी करने जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी नीतियाँ हैं और सेल्फ सेटिस्फैक्शन की और सेल्फ सर्टिफिकेशन की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बात है, वो की जानी चाहिए। अभी भी लीपापोती सरकार की होती है। जी, दूसरा, हमारी अपेक्षा उनसे ये है कि आए दिन उद्योग से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता है। मेरे ख्याल से इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। मैंने आज ही देखा है, उद्योग आयुक्त अभी थोड़े दिन पहले हिमांशु जी थे, जी, आज दूसरे जनाब आ गए। जिन लोगों ने हिमांशु जी से बातें की है और जो अश्योरेंसेस लिए होंगे, मेरे ख्याल से नए आएंगे, फिर दोबारा मेरे को वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक कैडर बनाना चाहिए। जहाँ तक उद्योग का प्रश्न है कि एक इस तरह से IAS अफसर या ऑफिसर तैयार करना चाहिए जी, कि वो इंडस्ट्री में रहे, इंडस्ट्री सेक्रेटरी में रहे, माइंस डिपार्टमेंट में जाए, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड विभाग हैं उन विभागों के अंदर उसका घुमावदार हो, तो 3-4 साल में तो उसका आदमी की एक कल्पना शक्ति जग जाती है। वो फ्रेंडली हो जाता है, इंडस्ट्रीज को समझने लग जाता है। जैसे गुजरात के अंदर है, जी, मुझे मालूम है कि गुजरात के अंदर कुछ दिन डायरेक्टर ऑफ माइंस रहता है, कुछ दिन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रहता है, कुछ दिन कॉमर्शियल टैक्सेस में चला जाता है, फिर SIDC में चला जाता है।
तो आदमी इंडस्ट्री के लिए कमिटेड हो जाता। तो अभी तो उम्मीद है, और मेरे ख्याल से राजस्थान के पोटेंशियल को देखते हुए हमने अभी संवाद कार्यक्रम हुआ था उद्योग के साथ में, उसमें हमने निवेदन किया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्टें, अभी तो जिलेदार पिछले सरकार के जो थे उन्होंने 53 जिले बना दिए। अब छोटे छोटे ज़िलों में एनीवे ये राजनीतिक प्रश्न है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सर्वे होना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर को ये मालूम पड़े कि 12 में क्या क्या पोटेंशियल है, रोड की कनेक्टिविटी क्या है, हाँ। बाजार की कनेक्टिविटी क्या है, बिजली की उपलब्धता क्या है, पानी की उपलब्धता क्या है, रॉ मटेरियल वहाँ पर क्या है, इसके लिए लेबर अवेलेबल वहाँ है या नहीं है। मेरे ख्याल से ये पहले सबसे पहले काम ये करना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर जो भी आता है, वैसे तो आजकल गूगल के ऊपर सब कुछ देख सकते हो, लेकिन राज्य सरकार अगर विशेषज्ञ समिति के द्वारा अगर ये बनाती है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उपजाऊ होगा, और उससे राजस्थान में जो माहौल उद्योग का बनाना चाहते हैं वो संभव हो पाएगा। बाकी अभी और मेरे साथी बने, आप उनसे बात करें। जी, मैं चाहूँगा अरुण जी, बहुत सारी एसोसिएशन से आप भी जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब आप बताइए कि किस तरह से मतलब गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस लानी चाहिए, ऑफिशियल लॉबी में क्या चेंजेस लानी चाहिए, कैसे फ्रेंडली हो ऑफिशियल लॉबी और गवर्नमेंट उद्योगों के लिए और व्यवसायियों के लिए। बिल्कुल अरुण जी, आपने आज की जो परिचर्या रखी है वो एकदम सटीक परिचर्या है। मैं इसके लिए आपकी आवाज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। जी भाई साहब, कि आज जो राजस्थान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है उनको आपने आमंत्रित किया ऐसे मौके पर, जब आज 3 तारीख हो चुकी है, आज से विधानसभा सत्र चालू हो चुका है जी, और आगामी 10 जुलाई को हमारा राजस्थान का बजट पहली बार सेंट्रल के बजट से पहले आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले हम सिस्टम यही होता था कि सेंट्रल का बजट पहले आता था, फिर स्टेट बजट पेश करते थे, उसको गुणा भाग करके उसमें क्या रह गई, क्या हम स्टेट में कर सकते हैं। किंतु ये राजस्थान के इतिहास के लिए ये बजट एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है, गौरवपूर्ण बजट होने वाला है। व्यापार उद्योग के जगत की दृष्टि से मैं देखूंगा, हमारे अभी जैन साहब काफ़ी कुछ बात बताए कि बजट में क्या होना चाहिए, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन राजस्थान में प्रचुर संभावना है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से होते हुए भी यहाँ माइंस, मिनरल, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और ऑटोमोबाइल और काफ़ी संभावना है, इतनी संभावना है यहाँ पर है। यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टियाँ इतनी ज़्यादा है। ऐसे में निश्चित रूप से यदि गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे, कुछ पॉलिसियों को चेंज करे, ब्यूरोक्रेट्स जो अभी तक आदेशात्मक वो रवैया जब से भारत आज़ाद हुआ है, उनको अब सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए ब्यूरोक्रेट्स को, व्यापारी उद्यमियों को पास में बैठाकर पॉलिसी यदि डिसाइड करे, क्योंकि हमको मालूम है कि क्या पॉलिसी बन के उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम उद्यम जो चलाते हैं, रन करते हैं, जैसे अभी रिफ्ट की बात करें तो रिफ्ट की 3 पॉलिसी आ चुकी है, 2007, 2009 और फिर 2022 में लास्ट रिफ्ट की पॉलिसी है। और उसके साथ ही मैं एमलगमेंट करता हूँ मुख्यमंत्री MULFI, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें 10 करोड़ तक का प्रावधान है, लेकिन 10 करोड़ वाले बहुत कम, क्योंकि वर्बल ऑर्डर है। इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस है। पहले किसी भी उद्यमी को इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए स्टेट पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर स्टेट पोर्टल से उसको स्टडी किया जाता है पूरे, उसके बाद उसमें फिर समीक्षा की जाती है, फिर DIC के अधिकारी जो हमारे उद्योग विभाग के हैं जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो उसको स्टडी करके उसमें करते हैं जाके। तो ये जो सिस्टम है, फिर DIC के ऑफिसेज नहीं है यहाँ। जो सबका समाधान सबका विकास के जो 7 डिविजनल सेंटर अभी पुराने हैं, नए जिले और नए डिवीजन बने, अभी क्या होगा अभी ये फाइनल नहीं, क्योंकि कमेटी बन चुकी है कि उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट रहे। तो ऐसे में जो हेल्प डेस्क सेंटर है वो सिर्फ 7 जगह ही है, जबकि जिला उद्योग के सारे जिलों में, राजस्थान के 33 जिले पुराने थे, सब में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं। ऐसे में सबको एम्पावर कर देना चाहिए, बजाय स्टेट पोर्टल पे जाके कोई फैसिलिटी लेने के लिए, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी लेने के लिए, वो सीधे
डीआईसी में ही अप्लाई करे और डीआईसी वाले से ही जब डीलिंग करना है और इसकी सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी अभी सोलर की और स्क्रैप पॉलिसी की बात आ रही है, स्क्रैप यहाँ कारखाना भी लग चुका है, ऐसे में स्क्रैप पॉलिसी को भी रिस्क के अंदर लाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसमें इतने प्रावधान को ईजी कर देना चाहिए, उसमें भी SGST जो स्टेट GST जो है उसको भी उसमें छूट प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह मैं आपके चैनल के मार्फत मैं और भी हमारे वक्ता है, मैं इंडस्ट्री के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा MSME सेक्टर में कि MSME सेक्टर में जो प्रावधान तो है इनका कि स्टेट के जो MSME है, MSME किसी भी व्यापार उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। 45 से 50% GST आज MSME सेक्टर से ही आता है और व्यापार उद्योग तरक्की करेगा तो राज्य भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड की हम 5वीं इकोनॉमी में आ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहूँगा कि ये सुयोग है कि केंद्र और राज्य में एक सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको हम बोलते हैं वो है। तो हमारी जो कितनी बातें, कितनी मांग थी, इंडस्ट्री की मांगे, ईज ऑफ डूइंग, अभी जैन साहब बोल रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सिंगल विंडो सिस्टम कारगर हो। सिंगल विंडो सिस्टम कई वर्षों से लागू है, लेकिन जब कोई भी व्यापारी उद्यमी जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये भावना की, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जो 20 साल बाद राजस्थान में वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, नहीं तो आज तक पिछले 20 साल में लगातार मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से जब वित्त मंत्री अलग विभाग हो गया तो हमको व्यापार उद्योग जगत में कुछ सुनाई अच्छी होगी, उनकी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। भाई साहब, मैं MSME की जो बात कर रहा था कि इसमें परचेजिंग को स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहिए। एक टेंडर प्रक्रिया जो है, जो टेंडर में हर बार जब कोई व्यापारी उद्यमी टेंडर अप्लाई करता है तो उसको कॉशन मनी जमा देनी पड़ती है और फिर वो टेंडर तो एक को ही मिलता है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, उस टेंडर के लिए फार्म भरते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। टेंडर मिलना एक को है, लेकिन जो कॉशंस मनी जमा होती है वो 6 महीना 12 महीना रिफंड हो जाती है ना उससे। तो उसको सिस्टम को हटा के बैंक का जैसे पासबुक खाता हो जाए, वैसे एक बैंक पासबुक सिस्टम, टेंडर पासबुक सिक्योरिटी टाइप हो जाए, बैंक सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए और वो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलता रहे। हाँ। और फिर वो जब भी टेंडर पार्टिसिपेट करे तो वो उसको बार बार पैसा जमा नहीं करना पड़ता। तो इस तरह इनको परचेजिंग में प्रेफरेंस मिलना चाहिए MSME को पेमेंट का जो है आज 45 दिन की प्रावधान है, उसको घटा के 15 दिन करना चाहिए, जिससे राज्य के उद्योग धंधे और पाबंद किया जाए PSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को कि वो राजस्थान के जो MSME है उनसे ही कम से कम 50% जी भाई साहब, थैंक यू जी। प्लीज़ भंडारी जी, आप काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह से हेल्पफुल है? अभी मैं हेल्प की भी बात करूंगा, क्या मतलब वाकई में हेल्पफुल है या नहीं है, इजी डूइंग बिजनेस है या नहीं है? जो 15-20 साल में जो अभी पॉलिसीज जो हेल्पफुल, इंडस्ट्रियल हेल्पफुल की तरफ बढ़ रही है, कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन किस लेवल पे है और क्या होना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसा जैन साहब ने और अरुण जी ने अभी बताया कि राजस्थान में इतना ज़्यादा स्कोप है अलग अलग फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, पर हम उसका पूरा जो उसका पोटेंशियल है या हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। बाहर से अल्टीमेटली जब तक बाहर से लोग बाग नहीं आएंगे, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो? इसके लिए सबसे पहले भी हमने सजेशन दिया था कि राजस्थान सरकार को देश के अलग अलग हिस्सों में जाके उनको मार्केट करना चाहिए कि राजस्थान में क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, राजस्थान में किस तरह से इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। इस राजस्थान में मैं एक सबमिट कर सकता हूँ, पर उसमें सारे लोग भाग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ सकेंगे। आज अगर मैं हर एक स्टेट में जाके उन वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके अगर राजस्थान सरकार की एक टीम वहाँ पे जाके मार्केट करे राजस्थान एज ए स्टेट इंडस्ट्री की, उसको मार्केट करना चाहिए वहाँ जाके। तो एक तो मेरा ये सुझाव है इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पे तो एक लिमिटेड इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री सबमिट कर लेंगे, एक लिमिटेड नंबर आएंगे, और आप आज महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात अलग अलग स्टेट में जाके जाइए, वहाँ जाके आप मार्केट करिए, व्हाट राजस्थान कैन प्रोवाइड, क्या पोटेंशियल है और क्या उसको, व्हाट आर द फैसिलिटीज व्हिच आर अवेलेबल, राइट सर, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज व्हिच कैन कम ओवर हियर। एक तो ये मेरा सुझाव है। जी
दूसरा, मैंने जिस तरह से देखा कि मैं पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सालों से जी। राजस्थान के बाहर मैंने काम किया। राजस्थान में केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो अभी नई जितना रिफाइनरी की लगी है, स्कोप है, जितना की स्कोप है, हाँ। तो मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार को एक अलग से इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहिए, Okay. केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जोन, जिसमें कि सिर्फ केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आए। वो एक राजस्थान में नहीं है। तो अभी जो रिफाइनरी लग रही है उसमें सराउंडिंग बनाया जा रहा है ऐसा कुछ? अभी जो बाड़मेर में हाँ, जो बाड़मेर refinery में, आ रही है, उसमें भी वो बेसिकली जो पेट्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री को अलग से जोन नहीं बनाया एक्चुअली। वो एक सजेशन पहले भी दिया था, जी। एक टॉक में मेरे से बात हुई थी वालों से, मैंने कहा एक अलग से आप जोन बनाइए। आप जाइए, आप गुजरात में, वन प्रोडक्ट इन वन आप गुजरात में जाइए, भरूच है, भरूच में टोटली केमिकल पेट्रोकेमिकल जोन है। जामनगर में जाइए, केमिकल पेट्रोकेमिकल जोन है। वहाँ पे आप तो उससे क्या एक फायदा स्पेसिफिक होगा और बूस्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को। दिस इज व्हाट इट इज। Right. तो ये मेरा सजेशन है कि राजस्थान सरकार को एक तो राजस्थान को मार्केट करना चाहिए, दे शुड गो आउट। नंबर 2 इज केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। ये दीज आर द टू सजेशंस। राइट जी। थैंक यू। आनंद जी। रोड शो करते रहते जी मैं आनंद मेहरवाल, जी महासचिव राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी। इंडस्ट्रीज। राजस्थान सरकार से हमारी अपेक्षा है कि कुछ नीतिगत निर्णय जो है जी उनमें राजस्थान के हितों का ध्यान रखा जाए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, जी हमारी लैंड, हमारे यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, लेकिन राजस्थान का कोई हिस्सा उसमें सुरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है। उसकी वजह से हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हम शॉर्टेज, हमारे पास हमेशा विद्युत की शॉर्टेज बनी रहती है। नहीं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, जो इससे की बात कर रहे हैं कौन किस रिन्यूएबल तरह? एनर्जी के लिए जितनी भी लैंड वगैरह जो भी आवंटित की गई है जी लेकिन राज्य सरकार ने कोई भी नीतिगत जी ये कहीं राजस्थान के इंटरेस्ट में कहीं ये नहीं शो किया कि इतना % बिजली आपको उत्पादित बिजली राजस्थान सरकार को ही देनी पड़ेगी। ओके, जो रिन्यूएबल ये होना चाहिए, प्रोडक्शन हो रहा है उसकी ये बात होना कर रहे चाहिए। हैं, वो बाहर जा रही है, क्योंकि अदर स्टेट में जा रही है। बिना बिजली के बिना विद्युत के बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ Growth का नहीं आप नहीं कल्पना कर सकते। जी 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 पहली चीज तो इसके बारे में राज्य सरकार को बहुत तरीके से सोचना जी। चाहिए और जो गलतियां पिछली Government पूर्व ने सरकार ने की है उनको सुधार करना चाहिए। जी जी दूसरी चीज, प्रत्येक इंडस्ट्री आप चाइना में देखें या और कहीं भी, वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क में जैसे मान लीजिए मैं ऑप्टिकल व्यवसाय से हूँ, जी तो हम जब जाते हैं तो ऑप्टिकल का वहाँ जितने भी, चाहे फ्रेम बनाना है तो फ्रेम के ऊपर प्लेटिंग करना है, तो चाहे उसका एक जोन बना देते हैं। वो जोन, तो वहाँ जोन पर में एक मेन इंडस्ट्री है और उसके साथ में Surrounding एंसिलरी जो- इंडस्ट्रीज, सैकड़ों एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जी और सबका सब दे आर डूइंग वेरी वेल। जी तो इसी प्रकार इंडस्ट्रियल पार्क कुछ चीजों को डेडिकेटेड करते हुए वो राजस्थान में विकसित करने की जरूरत है। जी साथ ही आवश्यकता है, लेबर की हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। आज भी Skills- राजस्थान का जो skill level की है। राजस्थान की इंडस्ट्री है वो यूपी बिहार और उनकी लेबर के ऊपर आज भी Dependent डिपेंडेंट है। है। जी जबकि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लेबर है, जी लेकिन उनको स्किल नहीं किया। स्किल नहीं किया। तो जो नरेगा में हम उद्योगों को एम्पावर्ड कर दे कि हम नरेगा का पैसा देंगे आपको और आपको वहाँ की लेबर को स्किल्ड करना है। स्किल करना है। जब वो, तो उससे इंडस्ट्री के लिए भी हेल्प होगी और उसके लिए लेबर भी सीखेगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट काम कर रही है स्किल पे। नहीं, लेकिन काम कर भी है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज को उस level पे deliver नहीं। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ना। राइट राइट जितनी भी एनजीओज है वो अपना अपना स्किल डेवलपमेंट का एक खाना पूर्ति करती है हाँ, और हाँ। वस्तु स्थिति में वही है, जैसे नरेगा में गड्ढा खोदने का काम होता है ना, उसी तरीके से वो एनजीओज का काम है। मतलब वो- ये इंडस्ट्रीज को एम्पावर्ड करना। आपका कहना है धरातल पे नहीं काम कर रहे। बिल्कुल, उद्योगों को, जो उद्योग है जैसे आज सोमानी जी है, इनका उद्योग है, इनको अगर वो नरेगा की मतलब सब्सिडी दे करके इनको कहे कि इतनी लेबर को आप ट्रेन करें, तो हाँ। निश्चित रूप से ज्यादा एम्पावर कीजिए, मतलब बेहतर तरीके से राइट कर सर। पाएंगे और इंडस्ट्रीज के जी। लिए आगे श्रम की उपलब्धता निश्चित रूप से अच्छी जी जी मेरा जी मानना है। जी धन्यवाद। जी बॉस, मैं चाहूँगा आप इंट्रोड्यूस कीजिए। आप रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज को देखते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, तो मैं सुधीर कुमार पालीवाल, जी सर। वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जी
और मैं माइनिंग का और रियल एस्टेट दोनों में वर्क है। जी, तो माइनिंग तो एक बहुत बड़ा मतलब राजस्थान में पोटेंशियल है, अभी वो पोटेंशियल यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा सर? पोटेंशियल एरिया है। हाँ। और माइनिंग का इतना स्कोप है और करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्टों में किसी न किसी मिनरल का पाया जाता है। जी जी। पर केवल अभी यहाँ जो दिक्कत माइनिंग सेक्टर शायद सबसे बुरी शेप में आज की तारीख जी है, और ये केवल सरकार की गलत नीति या कुछ एनजीओज के या फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट की बात करें, हाँ। तो इसमें केवल जो दिक्कत आई है वो क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स में भी कह लो, चाहे सरकार के लेवल पे। तो इसमें मेरा एक सजेशन है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आज आपने माइनिंग शुरू की, तो माइनिंग जब शुरू करते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए की आपकी मशीनरी लगती है, सेटअप लगता है, करोड़ रुपए इन्वेस्ट होना बहुत छोटी हाँ मामूली सी बात है। पर क्या होता है कि कोई भी आएगा और वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में चला जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं, केवल एक खाना पूर्ति का प्रोटेक्शन मिलता है, अपने वकील वगैरह खड़ा करते हैं, पर वो खाना पूर्ति के, और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ब्लैकमेलिंग कब शुरू होती है, वो पहले तो माइनिंग बंद करवाते हैं जी, माइनिंग बंद हो गई का और वो चल जाती है बाकी 5 से। तो इसमें मेरा सरकार से एक सजेशन है कि एक रेवेन्यू, फॉरेस्ट और माइनिंग तीनों का एक संयुक्त सर्वे हो, एक सिंगल, हाँ। और वो सर्वे होकर केवल एक माइन के ये माइनिंग जोन है, इसके बाद फिर न तो कोई फॉरेस्ट इंटरफियर करे, न रेवेन्यू वाला कोई इंटरफियर करे, तो वो एक मतलब एक स्पेसिफिक जोन, ये स्पेसिफिक जोन बन जाए, पॉलिसी बन जाए, यूनिवर्सल पॉलिसी बन जाए। आज गवर्नमेंट का जो लिटिगेशन इतना ज्यादा है और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कम नहीं होता, वकीलों को क्या पैसा गवर्नमेंट का भी लगता है और इंडिविजुअल भी लगता है जी, और इतना ज्यादा तनाव है वो कि आज आपने शुरू की, आप जब आप सही तरीके पे काम पे और प्रोडक्शन पे आए, पता चला किसी, अच्छा जब तक प्रोडक्शन पे और सही काम नहीं करो जब तक कोई नहीं रोकेगा, रोकते भी जब है जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो उसको रोकते हैं। उससे क्या होता है कि अपने ट्रांसपोर्ट वाले भी काम, उनका भी काम, और जो इंडस्ट्री जो सराउंडिंग इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो जाती है, की जो इंडस्ट्री लगती है जी, तो वो भी सब कोलैप्स हो जाती है जी। तो इससे भी एक मतलब सर्किल इतना खराब हो जाता है कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट अपन जो कहते हैं तो वो रुक जाता है, सप्लाई चेन पूरी रुक जाती है, तो इससे एंड प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हो पाता। तो इसके लिए मतलब मेरा सजेशन एक तो ये है, जो लिटिगेशन फालतू के जो हो रहे हैं जी, इन लिटिगेशनों को सरकार कैसे कम से कम किया जा सकता है, और ये केवल इंटर डिपार्टमेंटल झगड़ा है, तो इंटर डिपार्ट ये सरकार का काम है, इंटर डिपार्टमेंटल झगड़े को एक अगर मेजर तो एनवायरनमेंट का पॉलिसी का मैं समझता हूँ ज़्यादा माइनिंग इतना सारे एनओसीज वगैरह सब चीज़ों को फॉलो करने को माइंस वाला करता है जी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी लेता है, उसका एक प्रोसीजर है, पर उसमें क्या है, कभी तो कहे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर 6 महीने बात करेंगे कि नहीं साहब स्टेट लेवल से लो, तो एक यूनिवर्सल पॉलिसी बन जाए और जो फ्रेंडली हो, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सिंगल पॉलिसी पे काम डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, इसमें सब में एक सिंगल एक पॉलिसी बन जाए जी जी जी। तो ये मेरा एक सजेशन है, वैसे सजेशन तो बहुत है पर अभी एक सजेशन जी जी, ये वुमेन्स एम्पावर को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप चैम्बर की वुमेन्स सेल को भी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस तरह से देख रही है अभी वुमेन फ्रेंडली चीज़ें बन रही है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी 33% पॉलिटिकल आरक्षण दिया है, किस तरह से देखते हैं एज ए वुमेन्स लास्ट 20 सालों में किस तरह से वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कीजिए आपके नाम के साथ प्लीज़। मैं चांदनी जग्गा, मैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए चेयरपर्सन। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का कि हमें इस टॉक शो के लिए इन्वाइट किया जी। जैसा कि सर आपने पूछा कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा है अभी राजस्थान में। मैं पर्टिकुलर अगर राजस्थान की बात करूँ, जैसा कि मैं चैम्बर की बात करूँ तो हमारी विंग में ही चैम्बर में अप्रॉक्सीमेटली 70 फीमेल्स हैं जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, सक्सेसफुली रन कर रही हैं, और आउट ऑफ 70 मैं ये कह सकती हूँ कि 99% फीमेल्स हैं जो बूटस्ट्रैप बिजनेस रन कर रही हैं, किसी ने भी कोई भारी फंडिंग नहीं ली है या कोई इन्वेस्टर्स का पैसा उनमें नहीं लगा हुआ है, अपने स्किल्स के बेसिस पे। बट जैसा कि सुनने में आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राजस्थान ने बहुत सारी पॉलिसीज दी हैं, बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस हैं जो सब्सिडाइज मिलती हैं, पेमेंट्स मिलती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट्स को स्पेशली मिल रही हैं, किसी वुमेन अगर वो बिजनेस रन कर रही है।
यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या वो पॉलिसीज या क्या वो चीज़ें फीमेल्स Platform. तक एक्चुअल में पहुँच पा रही हैं, Friendly या वो- नहीं है वो मतलब। फ्रेंडली नहीं है या वो उनका बेनिफिट ले पा रही हैं। बिग इंडस्ट्री में खुद एक आईटी इंडस्ट्री से होते हुए फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स एक आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब मैं खुद इतने डिजिटलाइजेशन पे हूँ, टेक्निकल होने के बावजूद हम तक भी नहीं पहुँच पाती, तो ऐसी फीमेल्स जो अपने बेकर्स हैं, जो होम बेकर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस को ग्रोथ करना चाह रही हैं, वो स्टोर ओपन करना चाह रही हैं, उनको फंडिंग तो चाहिए। आपके पास तो चैम्बर की पावर है, तो वाई नॉट, मतलब आपने कभी उद्योग मंत्रालय और उद्योग विभाग से संपर्क करके एज ए वुमेन्स एंटरप्रेन्योर होते हुए आपने उसको फ्रेंडली बनाना चाहिए और इस तरह का मैं समझता हूँ टॉक करना चाहिए, बात करनी चाहिए आपके उद्योग मंत्रालय से। सर बिल्कुल हम इस पे भी आगे प्रोसेस करेंगे, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा फीमेल्स तक मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत हैं बट फीमेल्स उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं जितना उनको मिलना चाहिए। और आईटी इंडस्ट्री से होते हुए एक सरकार से और बात की जा सकती है कि एटलीस्ट राजस्थान की जो सरकार का काम है वो राजस्थान के लोगों को दिया जाए, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री की एक अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि अभी जैसा हमने ऑब्जर्व किया इतने सालों से इंडस्ट्री में होते हुए, पहले राजस्थान के टेंडर्स कहीं बाहर जाते हैं, फिर वो घूम फिर के कमीशन कट होकर राजस्थान में आते हैं। तो काम अल्टीमेटली राजस्थान की स्किल ही कर रही है, राजस्थान के लोगों के पास स्किल्स भी है, पोटेंशियल भी है और कैलिबर भी है कि वो सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती है। पर अगर राजस्थान सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम राजस्थान सरकार का काम राजस्थान की इंडस्ट्री से ही करवाएंगे, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और एक लेवल पे होगी, इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, आईटी का बूम आएगा राजस्थान में। अगर मैं आईटी की बात करूं, आज की दुनिया में सब कुछ ही आईटी के सहारे चल रहा है, आगे पीछे सब बैकबोन हो गया आईटी, और मतलब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट पॉलिसी का बैकबोन है। राइट। तो अगर ऐसा हो तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। जी, सोमानी जी पास में ही बैठे हैं हमारे, आप भी एक इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी और इसके बेहतरीन कैसे किया जा सके, फ्रेंडली कैसे बनाया जा सके? देखिए ऐसा है कि सजेशन और प्रॉब्लम्स ये एक सतत प्रयास है जो हर सरकार के सामने आते हैं जी। और आज हम इतने आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं जी, खासकर लास्ट के 10 साल में जिस तरह से सेंटर में भी काम हुआ है और राजस्थान में भी फॉर्चुनेट अपनी सरकार है, बीजेपी की है और डबल इंजन की सरकार है। सरकार तो हमेशा अपनी रहती है। व्यापारी की सरकार जो है जी जी वो है, मतलब व्यापारी की सरकार से मतलब है जो व्यापारी के लिए फ्रेंडली करने हो की इच्छा रखती जी जी जो लास्ट 3-4 महीने में महसूस हुआ। जी। अब देखिए इसमें मेरी 3-4 सजेशन है। जो आने वाला बजट है वो हमारे अगले 1 साल का रोड मैप तैयार करेगा। यद्यपि सीएम साहब ने तो बोला है कि 5 साल हम जो 5 साल का बजट दे रहे हैं वो हमारे 2047 के अमृत विजन महोत्सव को का लेके। विकसित 2047 राजस्थान के लिए हम लोग उसको विजन करेंगे, विजुलाइज। हाँ तो विजुलाइज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारा ये है कि अभी चांदनी ने जैसे बोला आईटी के अंदर एक्चुअली में हमने अभी सीएम साहब को ही बोला था कि आईटी में जो यहाँ की स्किल्स है वो बाहर के स्टेट्स में जा रही है। वो आज बेंगलोर जाती है, मद्रास जाती है, पूना जाती है, दूसरी जगह जाती है। तो यहाँ पे ही आईटी के लिए हब बने जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का काम आईटी का यहाँ आए और यहाँ की जो स्किल बाहर जा रही है जिसकी वजह से यहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही। जैसे आईटी अब आज हैदराबाद बना, दूसरा बना, वो जब बना जब सरकार ने उसकी तरह सोचा। टैलेंट भी है, तो टैलेंट यहाँ का टैलेंट अगर बाहर जाके डिलीवर कर रहा है तो वाई शुड में यहाँ पे राजस्थान के अंदर रहने वाले और पैदा होने वाले आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने अरबपति हैं वो राजस्थान से निकले हुए हैं, चाहे वो झुंझुनू साइड के हो, चाहे वो चूरू हो, बदरपुर हो या कहीं के भी हो। मारवाड़ी एक अपना में अपने वो टैलेंट है। जी जी। तो आईटी का यहाँ पे एक स्थापना हो, आईटी हब बने। इसके साथ साथ हमने अभी इंडस्ट्रियल फ्यूल के बारे में हमने सरकार को लिख के दिया कि ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में एलपीजी जो है होना चाहिए। आज गुजरात अगर बढ़ रहा है तो वो इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पे गुजरात में सस्ती एलपीजी है और यहाँ सबसे महंगी बिजली है। तो राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, तो ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में अगर एलपीजी होती है और यहाँ का जो माइंस का जो मिनरल है जी वो गुजरात जाके प्रोसेस होके वापस आके राजस्थान में बिकता है। हाँ, प्रोडक्शन। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी चीज बाहर जा रही है, हाँ, रॉ मटेरियल के रूप में बाहर जाके, तो एलपीजी जब हम यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल एलपीजी दे देंगे प्लस इंडस्ट्रियल फ्यूल जो यूज में आता है 40 से 50% हमारा इंडस्ट्रियल फ्यूल काम आता है। उसको हम लोग चाह रहे थे कि उसके ऊपर वैट का या जीएसटी का जो भी क्रेडिट इनपुट है डीम्ड मिले, या जैसे अभी तक इनपुट नहीं मिलता, वो इनपुट नहीं मिलता है तो वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट में इनकर्ड हो जाता है जी। तो एक उसकी वजह से इंडस्ट्री पीछे आ रही है।
इसके साथ में ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें आज इफेक्टिवली हमने सरकार को बोला है कि भाई आप सिंगल विंडो सिस्टम में ईज ऑफ बिजनेस के हिसाब से एक पोर्टल पे आप सारे लाइसेंस इशू करो। आज सारे लाइसेंस इशू करने के लिए हर जगह जाना पड़ रहा है, तो पॉलिसी बनाना एक अलग बात है, लेकिन नोडल एजेंसी बना के एग्जीक्यूट करना, एक बिल्डिंग के अंदर जाकर वो अपना अप्लाई करे, वहीं से सारे लाइसेंस हो, वहीं से उसकी फॉर्मेलिटी हो। आज पॉल्यूशन है वो नहीं मानता, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कहता है मेरे लिए आप अलग से आप सर्टिफिकेट लो, उसके लिए लाखों रुपए ले लेता है। तो अभी तक सिंगल विंडो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट काम नहीं कर पा रही है, और जब तक सिंगल विंडो सक्सेस नहीं होगी तो वो इंडस्ट्रियल के लिए डिस्टर्बेंस बना रहेगा। एक पॉइंट ये भी रखा था कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया काटे जाता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले वो डेवलप हो जाए, सारी फैसिलिटीज आ जाए, ईटीपी हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोलॉजिकल वहाँ पे बैलेंस हो, सिविल लाइनें हो, वहाँ पे वो सब नहीं होता है, और जो रिको की जमीन है वो ऑक्शन हो रही है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर जमीन के अंदर ही आप इतनी महंगी जमीन खरीदेंगे, हाँ, तो आप इंडस्ट्रीज कहाँ से सेटअप, कब आप वहाँ मशीन लाएंगे, कैसे आप वर्किंग कैपिटल लाएंगे, और आप कैसे मशीनों को चलाएंगे। और एमएसएमई तो वैसे ही परेशान है, जब से स्टार्टअप्स और दूसरे प्रेशर्स आए हैं, 1000 करोड़ के ग्रुप आए हैं, आज लो इंटरेस्ट रेट के अंदर दूसरे ये सब चीज़ें आई है, तो एमएसएमई जो है वो पहले उसके लिए सर्वाइव करना, इनकम टैक्स की रेट है वो नई कंपनियों पे 15% 18% है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप जो पुराने हैं उन पे 30% है। तो जब वही धंधा कर रहा है, वही सब जीएसटी लग रही है, और जब से जीएसटी लगी है तब से एमएसएमई इसलिए तकलीफ में है कि पहले एक्साइज की छूट मिलती थी, खादी ग्रामोद्योग की मिलती थी, स्टेट से ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री थी उसमें सरकार टैक्स कम रखती थी और दूसरे स्टेटों में ज़्यादा होता था। अब आजकल सरकार ने सबको जीएसटी में कर दिया, लीवर भी 18% में बेचेगा, तो सोमानी ग्रुप भी 18% में बेचेगा, और आप नए आए नई इंडस्ट्री में आप भी 18% दोगे, तो जो कुशन है वो खत्म हो गए। तो मेरी आशा है कि आने वाला जो विकसित राजस्थान 2047 का हमारे राजस्थान का ये विजन है, अभी बजट आएगा, इसमें हमारे काफ़ी सारे सुझाव राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से और दूसरी हमारी संस्थाओं से दिए हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले बजट में इन सब का समावेश होगा और रिव्यू मीटिंग्स होगी। हमने हमारे केएल जैन साहब ने भी वहाँ बोला है, अरुण जी ने भी बोला कि वहाँ पे रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए, हर 3 साल में एडवाइजरों की मीटिंग हो, एडवाइजरी में उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, और जो हमें नहीं चाहिए और जो चाहिए उसके बीच में उन चीज़ों को करेंगे, और हर रिव्यू मीटिंग में कोई चीज़ें आगे बढ़ेगी, तभी ये राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 जी। मैं वापस जैन साहब पे एक बार ब्रीफ लेना चाहूँगा कि एक मेजर प्रॉब्लम है, पावर की मेजर प्रॉब्लम देखी गई, उस पर शायद उतनी बात नहीं हुई कि पावर, अभी गवर्नमेंट ने भी कहा पावर काट लिया जाएगा, 7 घंटे की बिजली काट ली जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है? सोलर से हो सकता है, और ऑलरेडी अगर सोलर इतनी बढ़िया कैपेसिटी में लगने की कैपेसिटी है तो वो लोकलाइज इंडस्ट्रीज में लोकलाइज सोलर सेटअप करके ही क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको बेनिफिशियल करें? अभी राज्य सरकार का जो इरादा है जी, वो करीब 35,000 मेगावाट पावर बनाने का है। 18,000 मेगावाट तो कोटा, झालावाड़ और 12 के अंदर थर्मल का बेस है, बाकी सोलर पावर का इम्पैक्ट है, ये उनका टारगेट है। ये टारगेट कितनी जल्दी पूरा होता है ये देखने की बात। दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा राज्य सरकार को, सबसे पहले तो भूमि रूपांतरण पॉलिसी, इसका एक निश्चित प्रोग्राम बना देना चाहिए। 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मेरी एग्रीकल्चर लैंड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आजकल सालों तक नहीं होती। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, करीब 10,000 छोटे होटल भूमि रूपांतरण नहीं होने के कारण से उनको जो इंडस्ट्री का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार जो नए एरियाज बने, इंडस्ट्रियल एरियाज बने, वो जैसा भंडारी साहब ने कहा था कि सेक्टर वाइज बेसिस के ऊपर अब इंडस्ट्रियल एरिया बनने चाहिए। हम कहते तो हैं किसान की आय को हमको दुगना करना है, लेकिन किसान की आय का दुगना करने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास फसल को रोकने की और उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो, इसके लिए भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वेयर हाउसिंग को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बहुत दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन इस पर ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मेरा कहना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये जो ऑक्शन की पॉलिसी, जैसा अभी जगदीश जी ने कहा कि ऑक्शन की पॉलिसी को हटा करके अलाटमेंट वाली पॉलिसी जो पहले थी वो ही अलाटमेंट की पॉलिसी करनी चाहिए। और एमएसएमई के लिए 25%
कम से कम रियायत के ऊपर उसको ज़मीन मिलनी चाहिए। रीको को हर साल इनकम टैक्स देती है, सरकार को डिविडेंड देती है। जब रीको का गठन हुआ था नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर बात थी जी। और ये खाली ज़मीन की भाव बढ़ा करके उससे कमाई करते हैं। मेरे ख्याल से कमाने की मनोवृत्ति को छोड़ करके सहायता की मनोवृत्ति के ऊपर आना चाहिए। इंडस्ट्रीज को फ्रेंडली सस्ती फ्रेंडली के लिए ऊपर ज़मीन मिलनी चाहिए। जी। दूसरा मेरा कहना है कि जो लीज होल्ड है, मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि जो भी निश्चित राशि हो वो लीज की कैलकुलेट करके उसको फ्री होल्ड ज़मीन दे देनी चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को स्थायित्व रहे। अभी सुधीर जी बता रहे थे मिनरल की बात कि मिनरल के अंदर उसको जोन बना देना चाहिए। ये जोन एक्सक्लूसिव माइनिंग का है ताकि ये जो उस तरह से डेवलपमेंट हो सके। PLI वगैरह लगा करके लिटिगेशन करके और जो जब माल निकलना होता है। लेकिन और दूसरी समस्या ये बैंक माइनिंग को फाइनेंस नहीं करता, उपकरणों को तो फाइनेंस करता है लेकिन माइनिंग की वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक फाइनेंस नहीं करता है। मेरे ख्याल से अब समय है और आजकल तो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गया, इतना इनोवेशन हो गया, हाँ, उसका सारा कैलकुलेशन आ जाता है। वो इजीली पता लगा सकते हैं कितना डेप्थ में ज़मीन के अंदर कितना माल होगा, कितना माल और उस माल के बेसिस के ऊपर मेरे को वर्किंग कैपिटल का जी मिलना चाहिए, करना चाहिए। मेरे ख्याल से भजन लाल जी की सरकार निरंतर अब मेरे ख्याल से ध्यान रख रही है इस मामले में जी। और जो अभी बताया कि बजट आने वाला है, बजट में पूर्व जो संवाद कार्यक्रम हुआ था उसमें सभी संस्थाओं ने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए थे जी। मेरा मानना है दिया कुमारी जी भी फाइनेंस मिनिस्टर भी उस रोज संवाद कार्यक्रम में थी जी। और बराबर नोट कर रही थी। मैं समझता हूँ खुशनुमा माहौल राजस्थान में होगा। डबल इंजन की सरकार है, हमें आशा है केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को विकास के लिए अधिक धन उपहार दे पाएगी, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा तो रेगिस्तान है, एक 1/3 हिस्सा है जो बचा हुआ है। और इस रेगिस्तान को नखलिस्तान में करने के लिए जैसलमेर में, जैसे बाड़मेर में काफी पोटेंशियल है, हाँ, ऑयल का है, माइनिंग का पोटेंशियल 3 लाख बैरल रोजाना निकलता है और क्रूड लाइन के लिए रिफाइनरी भी लगने वाली है और वो रिफाइनरी जल्दी से जल्दी लगे, जिससे और जैसा बताया गैस की उपलब्धता मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को सस्ते रेट पे गैस की सप्लाई देनी चाहिए। उसकी कनेक्टिविटी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से माल का हमारा उत्पादन की लागत कम आएगी और हमारा जो उत्पाद है, आइटम है राजस्थान में बनने वाले इंडस्ट्री का, वो प्रतिस्पर्धा झेल पाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। आज स्थिति ये है हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, हमको दूर ले जाके माल को बेचना पड़ता है। यहाँ बाजार भी विकसित करना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के GST एम्पावर्ड कमेटी के अंदर कुछ एक मसले उठाने चाहिए। जैसे 4-5 स्लैब हैं, इन स्लैब को घटा के 2 स्लैब करना चाहिए। निरंतर GST का बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है, स्टेट का भी बढ़ा है। अभी स्टेट को 55,800 करोड़ के आसपास इसको स्टेट को मिला है SGST से। तो मेरे ख्याल से और राज्य केंद्र सरकार को भी निरंतर 1.90 लाख ऑन एन एवरेज GST का कलेक्शन हुआ जी और करीबन 111% की बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्रेशन भी करीब 140% ज़्यादा हुआ है। 1,40,00,000 के आसपास, 45 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है। इसमें भी हमारा सुझाव है केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और वही सीतारमण जी ने बहुत कुछ रियायतें दी हैं, पुरानी जो डिफ़ॉल्ट रहे हैं उनकी पेनल्टीज़ इंटरेस्ट वगैरह माफ़ करने का किया है, अच्छा कदम किया है। इससे व्यापारी को और उद्योग को, इंडस्ट्री को बहुत राहत मिली है, ऐसा मेरा मानना है। केंद्र का बजट भी आएगा, उम्मीद यह है कि टैक्स के रेट में स्लैब कम होगा, कारपोरेट रेट टैक्स कम आएगा और मेरे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकनॉमी वाला, वो निश्चित तौर पर 47 के पहले ही पूरा हो पाएगा, ऐसा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है। आपने हम सबको बुलाया, आपके ऑफिस में आपके इस कार्यक्रम का प्रसार होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं चाहूँगा एक कंक्लूड करके 2 लाइन आप भी सब। राजस्थान के आगामी जो बजट 2024-25 आ रहा है उसमें हम व्यापार उद्यमियों को काफ़ी उम्मीद है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर जो बीमारू औद्योगिक राज्य के रूप में आज तक था उससे निकलकर विकसित राज्य के रूप में स्थापित जी। होगा।
जी मेरा एक सुझाव पहले मैं बोलना भूल गया जी था। जी जी भाई। मेरा एक सुझाव है, जैसे जैन साहब ने कहा था कि एक IAS कुछ महीने रहता है, फिर दूसरा आता है, अच्छी तरह से फ्रेंडली नहीं हो industry पाता को समझ नहीं इंडस्ट्रियल। पाता है। हाँ जैसे मैंने देखा है बाहर आउट ऑफ दिस कंट्री, मतलब हाँ, मैं हाँ, बाहर की कंट्रीज की बात कर रहा जी। हूँ, वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स इंडस्ट्रीज को नहीं देखते, टेक्नोक्रेट्स इंडस्ट्रीज को देखते हैं। ओके, स्पेसिफिक वो आज आप देखिए, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे कौन देख रहा है? टेक्नोक्रेट ही तो देख रहा है Of course, industry को। हाँ। तो व्हाई नॉट राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हाँ। जो इंडस्ट्रीज का जो हेड है हाँ। वो एक IAS ना होके एक टेक्नोक्रेट को उसको बना दिया जाए, हाँ। जिससे कि वो टेक्नोक्रेट फुल टाइम उस चीज ये को अच्छा देखेगा, सुझाव है आपका उसको कि- समझेगा, उसकी चीजों को समझेगा, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या सहूलियत देनी चाहिए, rather than एक IAS यहाँ आता है फिर दूसरे डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट शिफ्टिंग होती ये रहती मेरा है। जी सुझाव। जी आनंद जी आप बताएं। एक तो जो भी राजस्थान के उद्योग है जी उनको कोई भी माल के प्रोक्योर करने के लिए जो एंट्री टैक्स और मंडी टैक्स देना पड़ता है, हाँ। ये एक बहुत ज़्यादा बर्डन है इंडस्ट्री के ऊपर। जी। इसको रिमूव करना चाहिए इसी बजट में, ताकि इंडस्ट्रीज अधिक से अधिक सस्टेनेबल उसका हो सके। पोटेंशियल का दूसरी चीज जो बैंकों का रवैया है वो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का कतई फ्रेंडली नहीं है। जितनी काफी टफ है, मतलब उसकी गाइडलाइन और और हम भी बार बार रिजर्व बैंक में बात करते हैं, आदरणीय जैन साहब पूरा उठाते हैं, बैंकों की खिंचाई करते हैं, लेकिन वो NBFC के माध्यम से उनको लोन होता है जो कि इतना 24% 30% इंटरेस्ट चार्ज करते जी। हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो लिक्विडिटी है फंड की है हाँ। वो भी एक इजी अवेलेबल हो जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जी जी सर। मैं भंडारी साहब का जो सजेशन था टेक्नोक्रेट्स का, जैन साहब ने कहा एक कैडर होना चाहिए। कैडर तो कैडर होगा जो अभी क्या है ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और जो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी इतने सालों से जो सड़ी गली हो गई, वो उसके लिए comfortable नहीं है। धारणा ये है हाँ। कि इंटरप्रीनर मीन्स करप्शन, इंटर मीन चोर। उस अपने को धारणा को अगर ये टेक्नोक्रेट्स और एक कैडर होगा हाँ। तो वो एक फ्रेंडली होगा, वो समझ पाएगा वो इंडस्ट्रीज को, समझ- स्पेसिफिक जो अभी तो पेन को सब समझ पाएगा। केवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो ये मान के चलते हैं ये गलत है। हाँ हाँ तो उस धारणा को हमें बदलना है। और वैसे तो काफी कुछ चेंज आया पहले, जी। पर अब में तो बहुत चेंज जी। आया, पर इसको बहुत तेजी से सुधारने की जरूरत और है। betterment की जरूरत है। हाँ, और एक फ्रेंडली ये मान के लिए ये वेल्थ क्रिएटर है। जी 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 और ऑफकोर्स। वेल्थ क्रिएटर से ही भी अपन सारी Empowerment जो भी देते हैं, empowerment employment देते चाहे वो हैं, हाँ। ladies का हो चाहे समाज का एम्पावरमेंट भी जब ही होगा जब वेल्थ क्रिएट। ऑफकोर्स ऑफकोर्स जी। तो इस तरह की भावना को के लिए शायद ये टेक्नोक्रेट्स वाला और एक कैडर जो जी। हो केवल वही काम करे शुरू से, तो वो एक बहुत बढ़िया सुझाव है जी। और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी आपकी तरफ से 2 लाइन। जैसा सोमानी सर ने बोला कि राजस्थान में एक IT हब होना चाहिए, हाँ। तो मेरी सरकार से यही आवेदन है कि एक IT हब यहाँ क्रिएट करें, फैसिलिटेट बनाए। उसको अच्छा करें ताकि राजस्थान का स्किल राजस्थान में ही काम करे, वो दूसरे देशों को जाके एक अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे। काफ़ी संभावना है इसकी। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसीज जो बनाई गई हैं वो फीमेल्स तक पहुंचाई जाएं ताकि वो उसका फ़ायदा ले सकें, वो पॉलिसीज नहीं रह जाए। जी थैंक यू जी। लास्ट एंडिंग आपसे कर रहे हैं सोमानी जी, तो कुछ अच्छा सा विजन दे के जाइए। देखिए, अभी GST के बाद में अब जब से GST हुआ है तो 1 लाइसेंस हो गया है, तो बहुत सारे वेट पे और दूसरे लाइसेंसेस थे। अब कंपनियां मर्जर हो रही है सारी की सारी। जिनके घर में 10-8 कंपनियां थी अब वो मर्जर करके एक कंपनी बना रही है। जिनकी अलग अलग शेयर होल्डिंग थी वो अपने सबको सेंट्रलाइज करके व्यापार को 1 अम्ब्रेला स्टॉप कर रही है। एक ही जगह एक ही छत के नीचे अपने वॉल्यूम्स बढ़ा रही है, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा ही आ गया है। इसमें हमने सरकार को, पाठक जी को भी और अखिल अरोड़ा जी को भी लिख के दिया कि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर इसमें 0.1% या 0.5 या 0.3% से ऊपर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा जो शेयर पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, पार्टनरशिप पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। तो कंपनियों के मर्जर पे चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी कम होनी हो चाहे उसमें हो, एक तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए लिखा। एक हमने बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़रूरी है कि आज मेट्रो जिस तरह से है, हमने लिखा कि सीतापुर से चोमू तक हमने अभी ये 14 नंबर तक सरकार ने हमारी मांग पे माना है, वो भी हम धन्यवाद देते हैं। पर हमने फाइनली ये बोला है कि सीतापुरा को चोमू से अगर आप जोड़ेंगे, उससे एक्चुअल में जो मेट्रो है वो प्रॉफिट में भी आएगी, लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। आज काफ़ी सारी जगह पे ESI हॉस्पिटल्स
अपग्रेडेड नहीं है, सेंटर से बजट नहीं आता, उस पर कोई आए, क्योंकि आज ये सारी हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो नहीं होने से आज मरीजों को SMS मेडिकल फैसिलिटीज़ की मेडिकल फैसिलिटी को लेके है, और जो लेबर्स रहती है उनके लिए कोई अफोर्डेबल हाउसिंग का जैसे सरकार फ्री बांटती है, उस तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन है उन ज़मीनों के ऊपर वो अलाउ करे कि अफोर्डेबल में 1 रूम फ्लैट देके उनके जो लेबर के लिए अपने परिवार को, हाँ। क्योंकि अगर देखिए लेबर अगर सुरक्षित रहेगी, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी उसका काम में मन लगेगा, वो प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। तो ऐसी बहुत सी ज़मीनें जो रिको के पास पड़ी है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में इंडस्ट्री वालों को दी जाए, वो उसको डेवलप करें और अपनी लेबर्स को और अपने स्टाफ को वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में दे, वहीं पे स्कूल वगैरह हो, उनके पार्क हो। तो थोड़ा सरकार को 2047 की तरह सोचना पड़ेगा, और अगर वो सोचेंगे तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान सबसे आगे आएगा। जी जी सर, लास्ट टाइम आपसे, और फिर ऐसे राजस्थान सरकार का उद्योगों के साथ में जो संवाद है वो साल में एक दफ़ा होता है बजट के टाइम पे। मेरा मानना है, राजस्थान चैम्बर का मानना है कि ये संवाद गुजरात पैटर्न के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ थे, गुजरात चैम्बर से हर महीने वो संवाद करते थे, और इसी का कारण था कि औद्योगिक दृष्टि से गुजरात आज महाराष्ट्र को भी आगे लीड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि संवाद कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री अपने बात कह सके, और उसके साथ ही साथ एक निराकरण के लिए आयोग बने, या निराकरण प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई आयोग हो, हाँ। या कोई ऐसी कमेटी बनाए जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उसका हेड करे, जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन शीघ्र हो। मेरे ख्याल से राजस्थान अब आज अच्छे पद चिन्हों पर है जी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो समिट एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें न केवल MOU दस्तखत होंगे, लेकिन वो MOU धरातल पे उतरेंगे, जिससे राजस्थान बढ़ सके जी। राजस्थान के जो संसाधन हैं उनका दोहन अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, और उन संभावनाओं को निरंतर दोहन करने की जो नीति होनी चाहिए वो निरंतरता की नीति होनी चाहिए जी जी, ऐसा हमारा मानना है। जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इस वार्ता में आए और आपने समय दिया, और मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ के प्लेटफॉर्म पे हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इशू हैं, किंतु परंतु है, मुद्दे हैं, वो रेगुलर उठाते रहेंगे और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका।